की और पीएम मोदी ने इसका शंखनाद कर दिया। और उदयपुर में जमीन कन्वर्जन के नाम पर कैसे बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, बात इसकी भी होगी। साथ ही आपको दलाल से बातचीत का वो पूरा ब्यौरा भी देंगे कि कैसे ये पूरी डील हुआ करती थी। और राजस्थान की नई लेडी डॉन का भी खुलासा करेंगे, उसके निशाने पर अब कौन है बताएंगे आपको, तो बने रहिएगा हमारे साथ। शुरू करते हैं, खबर में दम है। कर्नाटक में जीत से उत्साहित कांग्रेस क्या राजस्थान में अपने मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाएगी? अब नजर इसी बात पर टिकी है क्योंकि जल्द ही राजस्थान में चुनाव का बिगुल बजने वाला है। लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं, जन संघर्ष पदयात्रा, और यह अहम पड़ाव पर है। लेकिन कहना मुश्किल है कि पायलट का अगला कदम क्या होगा। जनता सब जानती है, कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। पायलट की पदयात्रा, पार्टी का मंथन, उनकी पर्सनल है यात्रा और वो अपने आप यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा जो है वो उनकी निजी यात्रा है, उसके बारे में हम नजर रख रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ पायलट का एक्शन। मैंने भी जो इश्यूज लेके मैं यात्रा निकाल रहा हूँ वो जनता के इश्यूज हैं, ये किसी इंडिविजुअल या किसी के खिलाफ नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ है। 11 अप्रैल को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिन का अनशन करने वाले राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट अब 11 मई से भ्रष्टाचार के खिलाफ 125 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। हालांकि अब तक पिछली सरकार के वक्त के भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले पायलट ने इस पदयात्रा में पेपर लीक मुद्दे को लेकर सीधे अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो नजदीक आ रहे हैं चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर सियासी वार पलटवार भी तेज हो गए हैं। लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलता वही कामयाब होता है। कामयाब वही होता है जो सबको साथ लेके जाता है, और जो अपनी बात करता है, पराई की बात करता है, गुटबाजी पैदा करता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर। सचिन पायलट यदि करप्शन के इशू पर पदयात्रा कर रहे हैं तो करप्शन के इशू पे पदयात्रा करना कोई गुनाह नहीं है। अजमेर से शुरू हुई सचिन पायलट की पदयात्रा अब जयपुर प्रवेश कर चुकी है। नजरें टिकी हैं पार्टी के मंथन पर। शुक्रवार को दिल्ली में प्रदेश प्रभारी की अहम बैठक के बाद रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपने की अटकलें हैं। उनकी यात्रा जो है वो उनकी निजी यात्रा है, उसके बारे में हम नजर रख रहे हैं। और जब कर्नाटका से खड़गे जी आएंगे, एक एक बात और हर बात पर चर्चा की जाएगी। पदयात्रा को लेकर जहां पार्टी किसी खास नतीजे पर पहुंचती नहीं दिख रही है, लेकिन सचिन पायलट को पदयात्रा को लेकर कोई भ्रम नहीं है। नौजवानों के अंदर विश्वास पैदा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतनी भीषण गर्मी में एक दिन के नोटिस पर इतने सारे लोग हमारे साथ पैदल चल रहे हैं जयपुर की ओर। ये अपने आप में बहुत बड़ा संतोष देने वाली बात है। लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता की आवाज सुनना, जनता की आवाज बनना, यही उद्देश्य होना चाहिए। हालांकि जब 11 मई से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा शुरू की थी, तब उन्होंने युवा से जुड़े सबसे बड़े मुद्दे यानी पेपर लीक को जोर शोर से उठाया। हालांकि पार्टी इसे निजी यात्रा करार दे रही है। मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया जेल में। किसी भी सूरत में संगठन की यात्रा वही होती है जिसमें हाथ का निशान होता है, खड़गे साहब की फोटो होती है, राहुल गांधी जी की फोटो होती है, सोनिया गांधी जी की फोटो होती है, और कांग्रेस संगठन AICC या PCC कोई कार्यक्रम देता है। ये उनकी व्यक्तिगत
उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, कांग्रेस संगठन की यात्रा नहीं है। पायलट की पदयात्रा को लेकर कांग्रेस में जो भी खींचतान हो, लेकिन बीजेपी के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उनके पूर्व पीसीसी अध्यक्ष जब वो खुद ही इस बात पर जो है मजबूर होकर के और वो पैदल यात्रा करने के लिए, अपने बात को सुनाने के लिए, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अगर वो यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा स्पष्ट हो जाता है जैसा आईने में दिखाई देता है। सचिन जी, आप यात्रा लेकर निकल रहे हो अपनी सरकार के कारनामों को लेकर के। आप इसी सरकार ने, आज हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जाए, एक नहीं 19 पेपर लीक हुए हैं और सीधे सीधे जो रीट को उन्होंने कहा था रीटोत्सव होगा, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चीटोत्सव बन गया। हमने कहा कि इसके मुख्यमंत्री के ऑफिस तक सीधे तार जा रहे हैं। सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का होगा। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा इस बात की द्योतक है कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार, जिस सरकार ने जनहित के काम नहीं किए, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए, उन विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए जो विधायक नैतिक अनैतिक काम हमेशा सरकार के ऊपर दबाव डाल के कराते रहे, और अब उन विधायकों के कामों को जनता भी जान चुकी है। दरअसल सचिन पायलट ने पिछली सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन किया था। वहीं महंगाई राहत कैंप के दौरान सीएम की ओर से मानेसर जाने वाले विधायकों को बीजेपी से लिए पैसे लौटाने का बयान देने के बाद माहौल गर्म हुआ। हालांकि सीधे तौर पर पायलट की यात्रा का इससे कोई कनेक्शन न हो, लेकिन चुनावी माहौल में ऐसे बयानों से पार्टी में तलखी बढ़ी, क्योंकि सचिन पायलट ने इस बार पेपर लीक का मुद्दा उठाकर आरोपों का निशाना साफ करने के संकेत दे दिए हैं। अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जन संघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं, जन संघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है। पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से सचिन पायलट पार्टी में बिना किसी पद के हैं। अपने पर हुए तमाम सियासी बयानबाजी के बाद भी बगैर किसी उकसावे के सचिन पायलट सदे अंदाज में अपने कदम उठा रहे हैं और धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहे हैं। 15 मई को जयपुर में पदयात्रा के खत्म होने के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नज़र है। वहीं अटकलें इस बात की भी हैं कि 11 जून को अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर क्या सचिन पायलट कोई बड़ा कार्यक्रम कर सियासी संदेश साफ करेंगे या अभी थोड़ा और इंतजार करेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और वहीं कर्नाटक की गलती से सबक सीखकर बीजेपी पहले से ही मिशन राजस्थान में लग गई है और कमान सीधे तौर पर पीएम के पास ही है। 10 मई को सिरोही से शंखनाद कर पीएम मोदी ने इसका आगाज भी कर दिया, तो सीएम गहलोत भी सरकार रिपीट करने की उम्मीद में जोर लगा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। भगवान दत्तात्रेय के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सिरोही से 23 का शंखनाद। आदिवासी समाज का सबसे अधिक अहित हुआ है। आदिवासी समाज ने तो बरसों तक कांग्रेस पर भरोसा किया, लेकिन क्या मिला? सिर्फ अभाव। 8 महीने में राजस्थान संग 5वां संवाद। मेरा सौभाग्य है कि एक सेवक के रूप में बार बार आपके दर्शन का अवसर मिलता है और आपसे किए हुए वादे को भला मैं कैसे भूल सकता हूं। साथ साथ और खिलाफ वाली सियासत। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। कर्नाटक के बाद देश की सियासी नजर राजस्थान पर टिकी है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव खत्म होते ही पीएम ने राजस्थान का रुख किया और अपने उस वादे को निभाने के साथ
जो उन्होंने 30 सितंबर 2022 को सिरोही की जनता से किया था। 10 मई को जब कर्नाटक नई सरकार के लिए वोट कर रहा था तो पीएम मोदी ने राजस्थान के आबू रोड में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। आज मैं कहना चाहता हूं, सही विकास के लिए वोट बैंक बनने की गलती मत कीजिए। अच्छा होगा कि आप कर्तव्यनिष्ठ वोटर बने। भेड़िए की चाल चल करके वोट बैंक में जुड़ सकते हैं, लेकिन शेर की चाल चलनी है ना, तो वोट बैंक का हिस्सा मत बनिए, वोटर बनिए, सीना तान के वोटर बनिए, वोट बैंक मत बनिए। एक ही मंच पर दो विचारधारा का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है। जब एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे तो पहले माहौल काफी खुशनुमा रहा। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी तो होती नहीं, आपस के अंदर विचारधारा की लड़ाई है, सबको अधिकार अपनी बात कहने का, और मैं समझता हूं वो परंपरा देश में इस रूप में हो जब देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत आपस में सभी जाति, सभी धर्म के बीच में हो। सिरोही में जब पीएम मोदी 2018 के नुकसान की भरपाई के लिए जनता से रूबरू हुए तो 2018 के चुनाव के विजेता और राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उसी मंच पर अपने 4.5 साल की उपलब्धि का बखान कर सरकार रिपीट करने की जुगत ढूंढ रहे थे। कोई जमाना था राजस्थान भर में बहुत सूखा पड़ते थे। अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है, वो हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे धीरे धीरे कम से कम पीने का पानी लोगों को मिले, उसमें मैं समझता हूं कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। जब माहौल सियासी हुआ तो फिर अपने हितों की बात शुरू कर दी। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर ईआरसीपी से पानी लेने का मुद्दा उठाया और संकेतों में उन पर अपने वादों से मुकरने का आरोप लगा दिया। तो जवाब पीएम ने अपने अंदाज में दिया। आपने कुछ कहा भी था दोसा के अंदर, मैं चाहूंगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे, कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में। तो 13 जिले की योजना है। आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में, जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूंगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते। पीएम ने राजस्थान सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए तो कानून व्यवस्था के खराब हालात को उठाकर जनता को एहसास कराने की कोशिश की। 2018 में जनता ने बड़ी गलती कर दी थी। आज कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जिस राजस्थान में गंभीर अपराध सुनने में कम ही आते थे, वहां अब अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर बम धमाके के केस में कमजोर पैरवी की। इसके कारण धमाकों के आरोपी छूट गए। वहीं पीएम ने राजस्थान कांग्रेस की खींचतान को लेकर भी निशाना साधा। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है? ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है? सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। दरअसल बीजेपी के लिए राजस्थान बेहद अहम है।
नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पदभार ग्रहण के बाद पीएम का ये दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने वाला और चुनावी मोड में आ चुकी पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं रहा। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पिछले 8 महीने में 5वीं बार राजस्थान के दौरे पर आए, जिससे उनकी अहमियत को समझा जा सकता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मेवाड़ और सिरोही में कार्यक्रम के जरिए करीब 27 विधानसभा सीटों तक चुनावी संदेश दिया। पीएम के इस हालिया दौरे से मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर, राजसमंद तो गोडवाट के जालोर, पाली और सिरोही तक के लोगों से संवाद किया गया। इन 5 जिलों में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं और इनमें से 19 सीटें पिछले चुनाव में भी बीजेपी के हिस्से में आई थीं। इसी जगह पर 30 सितंबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन देरी हो जाने के कारण वो ये जनसभा नहीं कर सके। फिर पीएम मोदी ने 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा में जनसभा की थी, जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर की 9 विधानसभा सीटों के लोगों से संवाद किया था। इस साल पीएम मोदी 28 जनवरी को मालासेरी डुंगरी पहुंचे थे। गुर्जरों के आराध्य भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा की थी। माना जाता है कि इसके जरिए पीएम ने अजमेर और भीलवाड़ा जिलों की 15 विधानसभा सीट की जनता से संवाद किया। 12 फरवरी को पीएम का दौसा का दौरा रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से का उद्घाटन करके पूर्वी राजस्थान को साधा। इसके जरिए दौसा, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, भरतपुर और धौलपुर तक को संदेश दिया गया। इन 8 जिलों की 58 सीटों तक पीएम का संदेश पहुंचा। दरअसल 25 में से 24 लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में डालने वाले राजस्थान से बीजेपी के लगाव को समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद बीजेपी फूंक फूंक कर कदम उठाती दिख रही है। पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुनाते हुए बीजेपी कांग्रेस से उसका सबसे मजबूत और सुरक्षित किला छीनने की जुगत लगा रही है, क्योंकि बीजेपी को भी अंदाजा है कि यहाँ उसका सामना राजनीति के माहिर खिलाड़ी अशोक गहलोत से है। बात अब उदयपुर की करेंगे, जहां जमीन कन्वर्जन के नाम पर सबसे बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। यह भ्रष्टाचार कितना बड़ा है और इसमें कितने लोग शामिल हैं, इसकी लगातार जांच की जा रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद यूआईटी में हड़कंप मच गया है। यह आखिर कैसे हुआ और इसमें कौन कौन शामिल हैं, इसका आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। साथ ही आपको दलाल से बातचीत का भी पूरा ब्यौरा देंगे। इस खास रिपोर्ट में देखिए। हेलो, लैंड कन्वर्जन करवाना है, जमीन पर एनओसी चाहिए तो 25 लाख का इंतजाम कर लो, 10 लाख एडवांस चाहिए, काम हो जाएगा। क्योंकि हर तरफ कुंजीलाल हैं। जी हां, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं, ये यूडीएच में सबसे बड़े कथित भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बेल है, जो बिना पानी के ही फैल रही है और आसमान को छू रही है। हर तरफ भ्रष्टाचारी बैठे हैं और अधिकारियों के नाम पर मोटा पैसा वसूल रहे हैं। ना कहीं जाना है, ना किसी से मिलना है और ना ही किसी अधिकारी से फोन पर बात करनी है। बात करनी है तो सिर्फ दलाल से, और वो भी व्हाट्सएप कॉल पर, और फिर आपका सारा काम हो जाएगा, और वो भी सिर्फ व्हाट्सएप पर ही। करीब 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा है। मतलब 20 से 25 लाख में बिला नाम वाली भी कर देंगे। सब आ जाएगा 25 में, टोटल काम हो जाएगा आपका। उन मनीष को कहो थोड़ा बहुत कम करे। उन बेचारे के हाथ में कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर भी बैठे हैं कुंजीलाल और मंत्री। कुंजीलाल जी भी लेंगे क्या? 100% लेंगे कुंजीलाल जी। ये दलाल और परिवादी के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश हैं, और शायद आपको इतना समझाने के लिए काफी हैं कि ये भ्रष्टाचार के बरगद की जटाएं कितनी बड़ी और कितनी लंबी हैं। यूडीएच विभाग में लैंड कन्वर्जन की एनओसी देने के एवज में
12 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई और इस काले खेल में एसीबी ने यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, संयुक्त सचिव प्रथम मनीष गोयल, सहायक अनुभाग अधिकारी हरिमोहन मीणा और दलाल लोकेश जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर को गुरुवार को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी की इस एफआईआर के बाद में यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, उसके अलावा संयुक्त सचिव मनीष गोयल और सहायक अनुभाग अधिकारी हरिमोहन मीणा की जो गिरफ्तारी की जो है अटकलें वो तेज हो गई हैं। वहीं पर उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में एसीबी इन सभी अधिकारियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय में बुला सकती है। और वहीं पर एसीबी की प्रारंभिक पड़ताल में जो मोबाइल फ़ोन दलाल लोकेश जैन का जब्त हुआ है उसमें इन सभी के साथ उसकी चैटिंग्स, उसके व्हाट्सएप मैसेजेज और उसके अलावा एनओसी की कॉपी भी मिली है, जिसके आधार पर एसीबी ने इन सभी यूडीएच के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। परिवादी देवीलाल की फाइल पर लगाया गया था ऑब्जेक्शन। 10 अप्रैल को दलाल लोकेश और देवीलाल में हुई थी बातचीत। 12 अप्रैल को उदयपुर में दलाल से परिवादी ने की थी मुलाकात। उदयपुर यूआईटी में एएओ लक्ष्मण गुर्जर के ऑफिस में हुई थी बात। संयुक्त सचिव मनीष गोयल के नाम पर दलाल ने मांगी घूस। यूडीएच से एनओसी दिलाने के लिए मांगी 25 लाख की रिश्वत। दलाल लोकेश ने परिवादी से 10 लाख रुपए एडवांस मांगे थे। उदयपुर के रहने वाले डॉक्टर देवीलाल चौधरी ने 21 अप्रैल को एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि उनकी 90A के तहत लैंड कन्वर्जन की एनओसी जारी करवाने के एवज में यूडीएच के अतिरिक्त मुख्य सचिव और संयुक्त सचिव के नाम पर दलाल लोकेश जैन 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। आईजी सवाई सिंह गोदला के निर्देशन में एसीबी के स्पेशल यूनिट के एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। इसके बाद 8 मई को डीएसपी मांगीलाल चौधरी और इंस्पेक्टर सुभाष मिल की टीम ने उदयपुर में लोकेश जैन को 12 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस रकम में 5 लाख के असली और 7 लाख रुपए के डमी नोट रखे गए थे। पूछताछ में लोकेश ने जयपुर में यूडीएच के सचिव स्तर के अफसरों को घूस पहुंचाने की बात भी कही। हालांकि लोकेश ने मौके पर वॉइस सैंपल लेने से इनकार कर दिया। प्रमुख सचिव कुंजीलाल और संयुक्त सचिव मनीष गोयल समेत 4 के खिलाफ एफआईआर। दलाल लोकेश जैन ने कहा, मंत्री के यहां से हरी झंडी मिलने में आ रही है दिक्कत। परिवादी के सामने दलाल ने किया था संयुक्त सचिव मनीष गोयल को व्हाट्सएप कॉल। दलाल लोकेश ने कहा, कुंजीलाल और मनीष गोयल से तुरंत करवा देगा काम। एनओसी कॉपी परिवादी को व्हाट्सएप पर भेजने पर देने थे 12 लाख रुपए। पुलिस ने दलाल लोकेश जैन का आईफोन जब्त कर लिया है, जिससे कई अहम सुराग मिले हैं। दलाल के आईफोन से कई खुलासे, आईएएस कुंजीलाल मीणा, आरएएस मनीष गोयल से व्हाट्सएप कॉल, सहायक अनुभाग अधिकारी हरिमोहन परिवादी से व्हाट्सएप कॉल, अन्य आरोपियों के बीच चैटिंग, मैसेज और कॉलिंग के मिले सबूत, दलाल लोकेश के मोबाइल में एनओसी की कॉपी और अन्य दस्तावेज। सभी दस्तावेज यूडीएच के अफसरों और कार्मिकों की तरफ से भेजे गए। परिवादी ने यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल से कथित तौर पर मुलाकात की। कुंजीलाल ने पत्र की कॉपी पर मार्क करके संयुक्त सचिव को देने को कहा और परिवादी को कथित तौर पर कुंजीलाल ने ऑब्जेक्शन हटाने की बात भी कही थी। एसीबी आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है कि यूडीएच के उच्च अधिकारियों की भूमिका इस केस में क्या रही और ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि दलाल जैन ने पैसे लेने के लिए खुद ही एसीएस के नाम का उपयोग किया या फिर जानबूझकर ऐसा कहा। खबर में दम है में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।